गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो आज बात कर रहे हैं हम समास विग्रह के बारे में, क्योंकि हमने पहले के क्लास में वर्ण परिचय पढ़ लिए थे। वर्ण से हमने शब्द बनाने सीखे थे, उसके बाद शब्द के बारे में जाने थे, है कि नहीं। 3 क्लास तो हमने शब्द के बारे में लिए थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, जो महत्वपूर्ण था। आज जो बात होगी वो समास के बारे में होगी। शब्द को अब जैसे हमने शब्द के बारे में जान गए, तो अब शब्द को क्या करेंगे, जोड़ने की सीखेंगे। और जो जोड़ेंगे शब्द को, तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलाकर जोड़ेंगे ना। अब उसी प्रकार जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द लिखेंगे, उसी को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अर्थात हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले हमने वर्ण को पढ़े थे, वर्ण के बाद हमने उसका उच्चारण स्थान भी देखे थे, वर्ण का संधि भी हमने पढ़े थे, है कि नहीं। वर्ण को स्वरों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं ये भी देखे थे। उसी प्रकार जब शब्द में आए थे, शब्द का निर्माण हुआ था संधि के आधार पे, तो संधि के बारे में शब्द के बारे में जाने थे। शब्द में हमको कितने प्रकार में बांटा गया है, किस किस रूप के आधार पर बांटा गया, उसको हमने देखे थे। अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, रूपांतर के आधार पे। उसमें भी था एक विकारी था, अविकारी था। जो विकारी था उसको जाने थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण। इस तरह से हमने सबको जाने थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, अविकारी भी था, 4 उसको भी जाने थे। उसके बाद हमने शब्द को बनाने के लिए जो एक नियम बताए थे, कुछ शब्द या शब्दांश आगे जुड़कर उसका अर्थ बदलता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और कुछ जो है पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जो हमने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका था, उसको हमने बताया था, ठीक है। तो इसके आधार पे हमने ये भी बताए थे कि जब एग्जाम में संधि या समास या उपसर्ग या प्रत्यय पूछा जाता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संधि की होती है, ठीक है। क्योंकि आपको उपसर्ग यदि प्रत्यय पूछता है, तो जब तक आप संधि नहीं समझते हैं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पीछे की वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आपका एक बार क्लास ऑफलाइन हो जाता तो फिर से शायद कब पूछता नहीं पूछते पता नहीं रहता। लेकिन अब जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप एक बार नहीं समझ में आया, दूसरा बार देख सकते हैं, दूसरा बार नहीं तीसरा बार देख सकते हैं। मतलब जब मन तब आपके साथ है कि नहीं। पहले होता था कि एक बार हमने आए 1 घंटा के लिए क्लास लिए, उसके बाद आपके सामने 1 ही घंटा के लिए होते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके साथ हम 12 घंटा 24 घंटा भी हो सकते हैं। क्यों, जब फोन खोलिएगा उसके साथ आपके साथ रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि नहीं समझ में आएगा तो पीछे के वीडियो अवश्य देखिएगा। लेकिन अभी आज बात करेंगे हम समास एवं समास विग्रह में, ठीक है। तो समास विग्रह पे चलिए आइए देखते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, समास के बारे में। तो समास क्या है, ये पहले जो पढ़े थे उसके आधार पर बताइए। तो समास है, समास क्या है, एक शब्द है। अब जो है समास कहते किसको है, कौन सा शब्द होता है समास, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, और जो संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, समास पद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समास पद, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं राम और सीता, यहां 3 शब्द है ना। 2 तो आप जानते हैं ये संज्ञा में आता है, और एक जो आता है प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक है। तो इस प्रकार से राम और सीता 3 शब्द आया है। 3 शब्द को हम क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, राम सीता। हमने क्या दे दिए, एरो दे दिए, सिर्फ दिए ना। इसको क्या कहते हैं, हाइपेन, ठीक है। तो हमने इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करके हमने संक्षिप्त रूप लिख दिए, और यही हमारा समास पद हो गया। क्या हो गया, समास पद। अब इस प्रकार से जैसे और देख लीजिए आप, धन से हीन, धन से हीन को क्या बोलते हैं,
धनहीन बोलते हैं जी, धनहीन। अर्थात दो शब्द तीन शब्द यहां भी था, इसको हमने क्या बना दिया, एक शब्द। ये क्या है, समास पद हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि पहले हमने शब्द को जाने थे, शब्द के बाद अब क्या कर रहे हैं, दो चार शब्द को मिला करके एक पद रूप में लिख रहे हैं, उसे हम समास कर रहे हैं। ठीक है, अब समास को इस कैटेगरी के आधार पे 6 भाग में रखा गया है। कितने भागों में बाबू, 6 भागों में, याद रखिएगा 6 भागों में रखा गया है। अर्थात ये कह सकते हैं समास के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद। 6 में अब कौन कौन सा आता है हमारा, देखिए तो एक में आता है जैसे तत्पुरुष, दूसरा में आता है कर्मधार, तीसरा होता है द्विगु, चौथा होता है द्वंद्व, पांचवा होता है अव्ययीभाव, छठा होता है बहुव्रीहि। क्या होता है, ठीक। ये 6 समास को हम जानेंगे। अर्थात समास के 6 भाग में रखा गया है। उसमें हमने आपके सामने लिख लिए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो अब आपको पता होगा ये क्या है। तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं क्या जी। तत्पुरुष समास में आप परिभाषा लिख सकते हैं, लिखिएगा परिभाषा, लिखिए तो, जिस समास में अंतिम पद, या लिख दें, जिस समास में अंतिम पद, कौन सा पद बाबू, अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, तत्पुरुष समास। देखिए अंतिम पद, अब यहां तो हमने अंतिम पद लिख दिए, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर पद। कौन सा पद, उत्तर पद। तो इसलिए यहां पे हम लिख देते हैं उत्तर पद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतिम पद को ही कौन सा पद बोलते हैं, उत्तर पद। ठीक, अब प्रधान क्या होती है। अब जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहां पे, इसको पोस्टपोन कर दे। ठीक है, तत्पुरुष समास हमने क्या बताए थे, जिस पद का अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम पद अब क्या होता है, जैसे देखिए धन से हीन, या वृक्ष से गिरा,
ठीक, घिरा हुआ। राष्ट्र की भाषा, ठीक है। देश के लिए भक्ति। अब देखिए, इसमें जो हमने लिखे हैं ये तो समास विग्रह है ना। समास विग्रह जानते हैं ना, जैसे समास पद बनाने के लिए दो या दो चार शब्द को मिलाकर के एक शब्द रूप लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है एक शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों में बांट रहे हैं, ठीक है। समास पद को मतलब समास पद को तोड़कर क्या कर रहे हैं, अनेक शब्द में लिख रहे हैं। अब से यहाँ धनहीन लिखा, धन से हीन लिखे, ठीक है। अब इसको जो हम लिखेंगे धनहीन, क्या लिखेंगे, धनहीन। तो धनहीन हमारा समास पद हो गया, और धनहीन का ही क्या हो गया, ये धन से हीन विग्रह हो गया। क्या हो गया बाबू, विग्रह। ध्यान रहेगा ना। अब यहां जो है वृक्ष से गिरा हुआ, तो वृक्ष पतितः लिख सकते हैं हम, वृक्ष पतितः या पतित। राष्ट्र की भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा हम लिख सकते हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अब ये जो हमने लिखे दो या दो से अधिक शब्दों को एक रूप में लिखे, इसी को समास पद बोलेंगे। और जो समास पद को ही तोड़ कर लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, विग्रह का पद कहेंगे। क्या कहेंगे, समास विग्रह, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। तो समास के कितने भेद, 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। याद रहेगा ना। अब उसके बाद हमें तत्पुरुष की परिभाषा बोले हैं। परिभाषा में क्या बताए हैं, वह समास पद जिसमें अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान हो। अंतिम पद समझते हो ना, अंतिम पद को ही उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है, या उत्तर पद को ही अंतिम पद कहते हैं, ठीक। तो उत्तर पद में, अब यहां हमने उत्तर पद के बारे में ही बता रहे हैं। जैसे देखिए, हीन, अच्छा धन जिसके पास नहीं होता धनहीन होते हैं ना, होते कि नहीं, धनहीन। अब वृक्ष से गिरा है तो वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्ष पतितः। राष्ट्र की भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा। यह सबसे मुख्य अंतिम बात है। अंतिम बात क्या है, हीन है, धन हीन, हीन मुख्य बात है। वृक्ष से पतितः अर्थात गिर गया है। भाषा, भाषा हमारा मुख्य है, लेकिन कहाँ की, राष्ट्र की। उसी प्रकार भक्ति महत्वपूर्ण है, किसके लिए, देश के लिए या समाज के लिए, जो भी बोल सकते हैं भक्ति, ठीक है, या ईश्वर की भक्ति, ठीक। तो आप किसकी भक्ति में हैं, देशभक्ति में। किसके भक्ति में, बिल्कुल सही बात है, देश की भक्ति में होना अनिवार्य होता है। और आज हम लोग देशभक्ति भी बोल सकते हैं। आपको पता है आज 22 जनवरी है ना। 22 जनवरी आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या हुआ था, हमारे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना और उनका उद्घाटन दिवस था ना। तो आज के दिन राम आएंगे गाना भी प्रचलित थे, तो आपको तो पता है क्या, ठीक है। आते हैं अपना तो धन से हीन, इस तरह से हमने क्या देखे, हीन देखे, पतित देखे, भाषा देखे, भक्ति देखे। मुख्य तो वही चीज है ना, ठीक। तो इसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। और एक साधारण शब्द में बता दे, तो आप कारक चिन्ह पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। कारक चिन्ह शब्दों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, शब्दों को। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करते थे, शब्दों को जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार कारक चिन्ह भी है, किसको जोड़ते हैं, शब्द को जोड़ते हैं। और शब्द को जोड़ते हैं तो वही रूप में कारक चिन्ह आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभक्ति, ठीक है। तो उसके ये देख सकते हैं, जिस समास विग्रह में अर्थात विग्रह पद में क्या हो, कारक चिन्ह हो, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे बाबू, तत्पुरुष समास। और ये आपको नहीं समझ में आएगा कि अंतिम पद प्रधान है कि
पहला पद प्रधान है। लेकिन ये चीज समझ में अवश्य आएगा आपको कि जिस समास विग्रह पद में, विग्रह बोल रहे किस कौन सा पद में, विग्रह पद में कारक चिन्ह हो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। देखिए आप ये समझिएगा कि ये मैट्रिक का है, इंटर का ही नहीं, ये कंपटीशन में भी हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड का मतलब ये पूछा ही जाता है। अधिक बच्चा क्या है, उत्तर पद पढ़ के जाता है, अंतिम पद पता ही नहीं चलता उसमें कौन सा पद है। लेकिन कारक चिन्ह आपको विशेष रहेगा। देखिए यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह तो प्रथमा हम लिखते हैं इस तरह से, प्रथमा विभक्ति, ये विभक्ति दे दिए, ठीक है। आप समझ जाइएगा नहीं ये क्या है, विभक्ति। तो कारक चिन्ह का प्रथमा विभक्ति होता है ने शून्य, कभी रहता भी है ने, कभी नहीं भी रहता है। जैसे राम ने आम खाया और राम आम खाता है, एक जगह राम ने दिए, एक जगह राम है सिर्फ, ठीक है। उस प्रकार से ने भी दे सकते हैं या शून्य भी। और उसके बाद आता है द्वितीय, कौन सा बाबू, द्वितीय। द्वितीय विभक्ति में आता है को, उसके बाद जीरो। अब ये को जीरो क्या है, तो इसे कर्म से सूचित करते हैं, अर्थात प्रथमा को कर्ता और कर्म। जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, आम यहाँ कर्म है ना, और यहाँ पे हमने आम के बाद कुछ भी नहीं लिख लगाए, ठीक है। लेकिन वही दे दे राम ने आम को खाया, किसको खाया, आम को, अर्थात जीरो भी दे दिए थे एक बार को भी दे दिए, दोनों आ रहा है ना। इसको द्वितीय विभक्ति में रखते हैं। उसके बाद तृतीया में जो रखते हैं से द्वारा। देखिए द्वारा से ही आपको से ज्ञात होगा। सबसे पहले द्वारा समझिए, द्वारा क्या होती है। द्वारा जो होती है, जैसे हम जो इस बोर्ड पे लिख रहे हैं किसके द्वारा लिख रहे हैं, पेन के द्वारा लिख रहे हैं ना। आप जो अभी लिख रहे हैं कलम के द्वारा लिख रहे हैं ना, या आप जो वीडियो देख रहे हैं किसके द्वारा देख रहे हैं, फोन के द्वारा देख रहे हैं ना। तो फोन के द्वारा, तो अर्थात तृतीया विभक्ति, कौन से कारक चिन्ह, तृतीया कारक चिन्ह, कौन सा, तृतीया। तो उसी प्रकार अब से भी दे सकते हैं ना, जैसे आप फोन से देखते हैं, ठीक है, या बस से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से द्वारा अर्थात जो स्पर्श हो, क्या हो बाबू, स्पर्श। अब चतुर्थ में क्या आता है, चतुर्थ में के लिए या को बोल सकते हैं, को या के लिए। अब बताइए, हम आप सबको पढ़ाते हैं, आप सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसको हम कह सकते हैं आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सबके लिए ही पढ़ा रहे हैं। बताइए, आप सबके लिए पढ़ा रहे हैं ना। जब आप सबके लिए पढ़ा रहे हैं तो इसी को कहते हैं संप्रदान। संप्रदान का मतलब जो समान रूप से सबको दिया जा रहे हैं, ठीक है, समान रूप से दे रहे हैं, संप्रदान, प्रदान मतलब देना, ठीक है। और आप सबको हम बांट रहे हैं, तो वही प्रकार इसको चतुर्थ में रखते हैं। किसको, चतुर्थ का क्या होता है, को के लिए। उसके बाद आता है अपादान अर्थात पंचमी। पंचमी में क्या आता है, से जुदाई। अब यहां देखिए से जुदाई क्या होता है, एक से साथ था, एक से जो दूर जाता है। जैसे अब बताइए, जैसे हमने कलम से लिख रहे थे तो कलम मेरे पास था ना। अब हम कहते हैं घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, तो क्या घर को साथ लेके चल रहे हैं या घर को छोड़ करके जुदाई हो रहे हैं, जुदाई हो रहे हैं ना, अर्थात दूर जा रहे हैं ना जी, दूर जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पंचमी विभक्ति, अर्थात कारक चिन्ह कौन सा होगा, पंचमी होगा, लेकिन किसका, अपादान अर्थात जुदाई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, से जुदाई। उसके बाद आता है संबंध, जिसको षष्ठी बोलते हैं। षष्ठी, षष्ठी में क्या होता है, संबंध। अब तो आपको बताइए, आप किसी पे संबंध जताते हैं, जताते तो होंगे, किसी से नहीं, अरे किसी से कैसे नहीं जताते हो, ये मेरा है ना, रारेरी बोल रहे हैं, चलो रारेरी, ये मेरा है कि नहीं। अब जो तुम फोन चला रहे हो तुम्हारा है कि नहीं है, तुम्हारा है ना,
जब तुम्हारा है तो वो क्या हो रहा है, यह संबंध दर्शा रहा है ना। जब तुम्हारा है तो संबंध दर्शा रहा है, यानी कहने का मतलब है चिन्ह होता है रा रे री भी बोल सकते हैं, रा रे री, और उसके बाद आता है का के की। यदि आपके पास जो फोन है वो आपका नहीं है, यदि आपके भैया के हैं तो आपके भैया के हैं ना, किसके, भैया के हैं, या भाभी की है कि नहीं। यदि आपका नहीं है तो किसी और का तो होगा, तो उसको बताने के लिए क्या कर रहे हैं, कारक चिन्ह लगा रहे हैं, काके की का, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात, इसे संबंध कहेंगे, क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। उसके बाद आता है एक संबोधन, ठीक। संबोधन में क्या है, जिसको सप्तमी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, सप्तमी। सप्तमी में संबोधन नहीं आता है, अधिकरण आता है, ठीक है। सप्तमी क्या है, अधिकरण, अर्थात में पे पर, जैसे में पे पर। अब देखिए हम कहाँ हैं, तो स्टूडियो रूम में है ना, स्टूडियो रूम में है कि नहीं। और आप सब कहाँ हैं, अपने घर में है ना, संबोधन कर रहे हैं ना, संबोधन कर रहे हैं कि अधिकरण, अधिकरण कर रहे हैं कि हम किस कहाँ हैं, अवस्था बता रहे हैं। जैसे पेड़ पर बंदर, अर्थात पेड़ को बंदर से जोड़ने के लिए क्या लगाए, पर लगाए ना, पेड़ पर बंदर, या बंदर पर पेड़, नहीं पेड़ पर बंदर, ठीक है। यानी में पे पर दे सकते हैं। और एक जो होता है अष्टमी, जिसको संबोधन के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, संबोधन के नाम से। तो संबोधन में क्या आता है, अष्टमी। अब आप जब बुलाते हैं किस तरह से बुलाते हैं बताइए तो, हे, हे बुलाते हैं, उसके बाद हो या हे हो, अच्छा हे हो, और अरे, और हे रे, अच्छा ये हमारे बिहार की प्रमुख भाषा है, क्या जी, हे रे, हर एक जगह तो यही चल रहा है, हे रे। चलो और बता जल्दी से, अजी, अच्छा अजी तो तुम किसी को नहीं बोलता होगा, अजी कौन बोलता है बता तो जल्दी से, अजी, अच्छा देखो, तुम सब हमसे झूठ, हमको झूठ बोला, क्यों झूठ बोला, ये हे हो जो बोला ने, ऐसे हो होता है सिर्फ, हे हो अरे अजी होता है। अब ये चार शब्द ही मुख्य होता है, कौन कौन, हे हो अरे अजी। अब ये जानते हैं आप सब, हे तो कोई कोई अनजान व्यक्ति है तो उसे हे तो बोल सकते हैं, जैसे हे राम, हे कृष्ण, किसी को पुकार रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन एक चीज है, हो किसको कहते हैं, संबोधित से, अर्थात जो अपने से बड़े हैं उसे क्या बोलते हैं, हो। हम लोग जब अंगिका भाषा के प्रमुख बोले जाने वाले हैं तो हम क्या कहते हैं, हे हो बोलते हैं ना, हाँ हे हो बोलते हैं। लेकिन ये जो हिंदी का जो रूप है, हे अरे अजी अहो जो है ना, हे हो अरे अजी बोलते हैं, ये क्या है, तो हे तो अनजान व्यक्ति को बोलते हैं, लेकिन हो जिसको पहचानते हैं, जिसको पहचानते हैं। और दूसरी बात, अरे किसको बोलते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं, अपने से जो छोटे हैं उसको अरे बोलते हैं, अरे सुन ये करो वो करो, है कि नहीं। जैसे अरे क्या कर रहा है, ये नहीं बोलते हैं, हे क्या कर रहा है, तो संबोधन हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गया, ठीक है। और लेकिन अजय जो है, अजय कौन बोलता है बता तो, कभी सुने हैं आप, अजय सुनते हैं, थोड़ा इधर आइए, क्या, हाँ पत्नी अपने पति को बोलते हैं, किसको, पत्नी अपने पति को बोलते हैं, जी सुनते हैं, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा बउआ को खिला दीजिए, क्या नाश्ता पैक हो गया है, या झाड़ू लगा दीजिए, अच्छा झाड़ू लगाने के लिए नहीं, झाड़ू लगाने के लिए आप ही को बोलता होगा, हमको तो नहीं बोलेगा कोई, क्या जी,
हाँ जी, ये चीज अलग है, लेकिन ये जो है हम कारक चिन्ह बता रहे हैं, ठीक है। कारक चिन्ह के बारे में चलेंगे चर्चा, लेकिन इतना है से हमको परिपूर्ण लगता हो गया। कारक चिन्ह के हमने विशेष बातें कर ली, ठीक है। अब ये कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास हमने समझ जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आया आपको? तत्पुरुष समास, ये कारक चिन्ह जो अभी लिखा है हमने, कर्ता ने, देखिए कर्ता नहीं लिखाए हैं, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है। आप सबको आसानी होगा याद रखने में, ठीक। देखिए, प्रथमा को बोलते हैं कर्ता, ठीक, दिख रहा है ना। द्वितीया को कर्म, तृतीया को करण, चतुर्थी को संप्रदान, और आपादान, संबंध, अधिकरण, और अष्टमी संबोधन, बुलाने के लिए क्या। तो आपने हिंदी में ये भी देख लिया अभी, विभक्ति, कारक चिन्ह, ठीक है। तो 8 होते हैं, 8 को हमने लिख दिए, कोई दिक्कत? लेकिन हमने किसके लिए लिखा है? तत्पुरुष समास के लिए। जैसे धन से हीन, से आ गया ना, जिसके पास नहीं है, क्या वृक्ष से गिरा हुआ, राम राष्ट्र की भाषा, देश के लिए भक्ति, अरे ना, ये सभी क्या है? अब बोलिए, ये सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास को कितने भाग बांटा गया है बताइए आप सभी? 6 भागों की 7 भागों में? जल्दी बताइए। 6 भागों में, बिल्कुल 6 भागों में। ये जो है कर्ता, पहला वाला जो कर्ता है ना, ने, ये नहीं आता है, ठीक है। कारक चिन्ह में कभी भी ये समास में नहीं आता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक, और यहां तक आता है, यानी द्वितीया से लेके कहां तक? सप्तमी तक। कहां से? द्वितीया से लेके सप्तमी तक। तो कारक चिन्ह के आधार पर नाम भी पड़ता है, जैसे तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। कौन कौन? कर्म, करण, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। कितने तत्पुरुष? 6 तत्पुरुष। कितना? 6 तत्पुरुष। याद रहेगा ना, कारक चिन्ह के आधार पे। अब जहां को और शून्य देख लिए, उसको क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या क्या एग्जांपल दें बताइए तो आप सब? जैसे सिर तोड़ समझते हो आप सब? बोलो तो। इसे कहते हैं सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, क्या जी? अब सिर को तोड़ दिया, को चिन्ह आ गया ना, इसे क्या कहेंगे? सिर तोड़ कहेंगे। बिल्कुल, सिर तोड़, अर्थात सिर को तोड़ने वाला। कर्म कारक है ना, कर्म कारक जैसे ही आया तो कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। उसी प्रकार जैसे धन से हीन, धनहीन, कौन समास बताइए तो? अच्छा, धन से हीन क्या है? हीन जो आता है ये कौन से पड़ता है बताइए तो? सॉरी, कौन से पड़ता नहीं, कौन से कारक अति चिन्ह आता है? बोलिए। अच्छा, हमने क्या बताए थे? जुदाई में कौन सा होता है? अपादान होता है ना। जुदाई में अपादान होता है, कौन से? जैसे में देखिए, अब जुदाईहीन, अधिकतर बच्चे जो है ना, धन से हीन जो है ना, पंचमी में, सॉरी, तृतीया मारता है, करण में मारता है। किसमें? करण में। लेकिन करण नहीं होगा, क्योंकि हीन जैसे ही शब्द आया तो इसका मतलब जुदाई है ना, मुक्त है, धन नहीं है उनके पास। जैसे तुम सब विद्याहीन कहलाते हो कभी कभी,
अनुशासनहीन, बिल्कुल अनुशासनहीन तो है ही। कहते हैं बैठे रहने के लिए चिल्लाते रहते हो। बोलो। तो हीन का मतलब क्या होता है? जुदाई है। तुम्हारे पास नहीं तो क्रियाहीन भी लो। और हीन मतलब जुदाई, उसके पास है ही नहीं, क्रिया नहीं है, अनुशासन नहीं है, शिक्षा भी नहीं, शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, इसको हीन नहीं कहेंगे। शिक्षा है तुम्हारे पास, ठीक। और बोलो। हाँ, ठीक है। तो हीन हमारा हो गया जुदाई अर्थात पंचमी, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। बिल्कुल। नेत्रहीन, नेत्रहीन नेत्र जिसके पास नहीं है तो जुदाई है ना। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। कर्महीन, जो कर्म नहीं करता है, बिल्कुल। तो इसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो अब जो आगे आता है, 6 प्रकार अपने समझ में आ गया? लिखना पड़ेगा हमको? नहीं। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, इस प्रकार से चिन्ह को देखते हुए आप आसानी से मार सकते हैं। इसको यदि नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा आप सब? एग्जाम नजदीक है बाबू, ध्यान से, ठीक है। तो आगे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे जो है हमारा कौन सा समास लिखाए थे? बोलिए। कर्मधार्य। अच्छा, कर्मधार्य समास किसको कहते, कौन बताएगा? बोलिए तो। कर्म धार्य, कर्मधार्य समास, तत्पुरुष समास आपको याद हो गया, बिल्कुल सही बात। कर्मधार्य का मतलब क्या होता है? या समास, बोलिए तो। या समास क्या है? जो कर्मधार्य समास है, कहता है वैसा समास जो पहला पद विशेषण हो। विशेषण समझते हैं आप सब? विशेष शब्द के बारे में परिचय प्राप्त किए थे ना? बिल्कुल। तो विशेषण, अब उस पद में जैसे पहले कारक चिन्ह था, विग्रह में देख रहे थे ना, विग्रह में क्या था? कारक चिन्ह। लेकिन कर्मधार्य एक तरह से हम ये भी बता सकते हैं, वह समास, वह समास पद जो कर्म के आधार पे नाम पड़े, कर्म के आधार पे नाम पड़े, ठीक है। जैसे महापुरुष, महापुरुष समझते हैं, जो पुरुषों में महान, महापुरुष, ठीक। नील रंग की गाय, नील गाय कर्म है ना, नील क्या है? रंग जो है कर्म है ना, विशेषण नहीं है जी। क्या बात करता है? विशेषण है तो विशेषण के रूप में एक तो वही है ना, गुण है ना उसका, ठीक है। तो गुण है तो नील रंग की गाय क्या हो गया? कर्मधारय समास, ठीक। और उसके प्रकार बताइए, महानगर, जो नगरों में महान हो, महानगर। और बताइए महादेव, चलो देवों में देव, महादेव, ये तो कर्मधारय ही समास है, कर्मधारय समास है। बोलो। महात्मा, बिल्कुल सही बात है, महात्मा भी कर्मधारय समास, अर्थात वह शब्द जो कर्म के आधार पर नाम हो। किसके आधार पे बाबू? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। अब देखो, कर्म के रूप में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कर्म लिख रहे हैं लेकिन विशेषण अवश्य देना होगा। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़े हैं उसको विशेषण के रूप में जाने हैं। किसके रूप में? विशेषण के रूप में। ये क्या है? तो कर्म विशेषण है। कर्म क्या है? विशेषण। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे ईमानदार, ईमानदार क्या होता है? ऑनेस्ट होता है ना। ऑनेस्ट क्या है हमारा? भावाचक। लेकिन ईमानदारी जो होते हैं क्या है? विशेषण है ना, कर्म है ना। ईमानदारी कर्म नहीं है? अरे हाँ, तो उसी प्रकार नहीं, ये विशेषण ही कर्म है, ठीक है। तो जहां कर्म के आधार पर, जैसे महान है, अब मान लो महान हो गया, कर्म के आधार पे हो गया, हुआ कि नहीं? महान, पुरुषों में महान, चलो ठीक है, पुरुषों में महान, पुरुषों में महान, तो उसको कहते हैं ना महापुरुष। महापुरुष नहीं कहते हैं जी। अब महापुरुष क्या हो गया? कर्मधारय समास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बिल्कुल। नील कमल, अब देखिए कमल देख रहे हैं, कमल में भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कमल में व्हाइट होता है, रेड होता है, नीला होता है। अब नील कमल की बहुत
महत्व होते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें नीलकमल दिया जाता है। कौन सा? नीलकमल। उसी प्रकार गाय में भी नील गाय। कौन सा? नील गाय, ठीक है। तो ये वाचक आ रहा क्या है बाबू? संख्या। संख्या वाचक कहेगा तो क्या कहेंगे हम? द्विगु समास। क्या कहेंगे? द्विगु समास। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। देखिए इस तरह से हम लिखा हुआ ये है, दो हल वो हल ओ नो हल, ठीक, दो हल वो हल और वो, ठीक। अर्थात बहुत सारे बच्चे को लिखने भी नहीं आता है। देख लीजिए ये दो और इसी में वो आया, ठीक, अर्थागनो और फिर दो और वो, द्वंद्व। देख द्वंद्व समास किसको कहेंगे? अब द्वंद्व समास में जो होते हैं दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद की प्रधानता अर्थात दोनों पद प्रमुख होते हैं उसमें, ठीक है। अब इससे आपको पता चल रहा है जैसे ही द्वंद्व बोले दोनों पद की प्रधानता होती है अर्थात दो ही पद का होगा कि नहीं? दो ही पद का होगा। जैसे में हमने आपको पहले लिखाए थे राम और सीता, वास्तव में मुख्य रूप से कितने पद हैं यहाँ पे? दो पद है ना। इसको जोड़ने के लिए राम और सीता किए थे ना। अब इसको जो हमने समास लिखे थे क्या लिखे थे? राम और हाइफन देके सीता, राम सीता लिखे थे ना। उसी प्रकार इसका तो बहुत नाम है। जैसे फिलहाल में क्या हुआ था बताइए तो? चूड़ा दही नहीं हुआ था रे?
नहीं, चूरा दही बोलेंगे, ठीक है। चावल दाल, रात दिन, ठीक है। ये सभी क्या है, द्वंद्व है ना। भाई बहन, माता पिता, रिलेशन जैसे मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ठीक। भाई भाभी, बिल्कुल सही बात है। जीजा जीजी, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों शब्द की प्रधानता होती है, ठीक है। दोनों शब्द की प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे क्या है बोलिए तो। द्वंद्व के बाद क्या पढ़े थे, अव्ययीभाव समास। चलिए अव्ययीभाव, अव्ययी भाव था ना, अव्ययी भाव। अच्छा, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं बताइए तो। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। अब देखिए हमने बताए थे तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधानता होती है। उसके बाद हमने बता दिए द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है। द्विगु में बताए संख्यावाचक, कर्मधारय में बताए कर्म के आधार पे। और यहाँ अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन कौन सा पहला पद प्रधानता बोलेंगे तो कौन सा, जैसे देखिए ये प्रतिदिन है, प्रतिदिन, प्रतिदिन है लिखा हुआ है ना, देख लीजिए प्रतिदिन क्या है, एक समास पद है। अब इसमें हम लिख सकते हैं ना जो दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन इति दे दें, इति या प्रति, ठीक है। जैसे दिन दिन इति या प्रति दे सकते हैं। इसका मतलब है कि डेली डेली जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं ना। रोज रोज कार्य करते हैं उसे प्रतिदिन नहीं कहते हैं। अब देखिए यहाँ दिनम दिनम इति हम संस्कृत में लिख सकते हैं दिनम दिनम अति, अर्थात जो डेली डेली पढ़ता हो। आप सभी क्लास आते हो, डेली डेली आते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो दिनम दिनम इति क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। अब यहाँ जो है विग्रह में देखिए, हम ध्यान रखिएगा विग्रह में दिन क्या है, प्रमुख होगा। कहा कि शब्द जैसे ही पद का बात करेंगे हम कि कौन सी पद प्रधान होगी तो विग्रह ही में होगा ना, क्योंकि ये तो एक पद है ना। क्या है बाबू, एक पद। और ये जो होगा कितने पद, दो चार पद है ना। तो इसमें पहला पद क्या होगी, प्रधान होगी, अर्थात दिन यहाँ पे प्रधानता है किसकी, दिन की। जो डेली डेली कार्य करता है वो उसे क्या कहेंगे, दिन, बिल्कुल सही बात। अब जैसे एक तरफ ये भी बोल सकते हैं कि पहला पद प्रधान होता है, ठीक। और दूसरी तरफ ये भी हम बोल सकते हैं पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ जो है भर पेट, अब यहाँ क्या कहेंगे बोलिए तो, पेट भरकर, पेट भरकर, क्या चीज, भरपेट मतलब क्या होता है, पेट भरकर होता है ना। हाँ, तो एक तरफ विग्रह में हमने क्या बताया, पहला पद प्रधान होती है। उसके बाद समास पद में ये बताया जाता है कि समास पद का पहला पद क्या होता है, समास पद का पहला क्या भाग होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। जैसे प्राति क्या है, अव्यय, प्रति कभी बदलता नहीं है। भर क्या है, अव्यय है जो कभी बदलता नहीं है। आपको हमने बताए थे अव्यय विभाव समास अव्यय के बारे में, शब्द के बारे में जब परिचय कर रहे थे उस वक्त बताए थे ना। तो समझ में आया। तो बता रहे थे क्या भरपेट, तो इसमें क्या था, पहला शब्द अव्यय हमारा, जिसके आधार पर हमने अव्ययीभाव समास भी बोले थे। और बोले थे कि पहला पद क्या होती है, प्रधान होती है, ठीक। तो उसके बाद आगे देखते हैं उसके बाद आगे आता है बहुब्रीहि। क्या होता है बाबू, बहुब्रीहि, ठीक। बहुब्रीहि ये क्या होता है, देखिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौण होते हैं। कहने का मतलब है कि मौन रहता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बताए थे
तत्पुरुष में क्या बताए थे? अंतिम पद प्रधान। कर्मधार में बताए थे, कर्मधार में क्या बताए थे? विशेषण होना चाहिए पहला पद। द्विगु में क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। अच्छा, धारण लिख दिए थे, चल ठीक है। द्विगु, उसके बाद द्वंद्व बताए थे, याद है ना जी? द्वंद्व, उसके बाद अव्ययीभाव बता दिए। अब जो बहुव्रीहि है इसमें क्या बताए थे? देखिए, इसमें बताए थे अंतिम पद प्रधान, और अव्यय में बताए थे पहला पद प्रधान अर्थात प्रथम पद। द्वंद्व में दोनों पद, इसमें संख्यावाचक, और कर्मधारय में कर्म अर्थात विशेषण। कोई दिक्कत? अब भाई बहुव्रीहि समास जो होता है, ये समास का सारा रूप यही है। जैसे हमने बताए थे संधि में क्या बताए थे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यन, और उच्चारों का स्रोत किसमें देख रहे थे हम? अयाधि में। उसी प्रकार यहां जो है ये चारों रूप इसमें दिखेगा। वो कैसे दिखेगा? तो ये नाम है। बहुव्रीहि क्या होता है? एक शारीरिक रूप से विकसित होने के बाद नाम होता है। क्या होता है बाबू? नाम। अब नाम क्या? जैसे हम बता सकते हैं बहुव्रीहि के रूप में, जैसे दशानन। अब देखिए यहां दशानन जो है संख्यावाचक है ना, है कि नहीं? बहुव्रीहि में दशानन है, लेकिन संख्यावाचक अर्थात द्विगु समास होनी चाहिए। लेकिन ये बहुव्रीहि समास इसलिए है क्योंकि दशानंद हर एक को नहीं बोल सकते हैं। दशानंद एक खास व्यक्ति को कहते हैं जिसका नाम है ब्रैकेट में रावण। क्या है बाबू? रावण। उसी प्रकार दशानंद की जगह पर अब हम जैसे महादेव लिख दिए। महादेव ये कर्म के रूप में है कि नहीं? किसके आधार पे है? कर्म के रूप में, कर्म के आधार पर। लेकिन एक ही व्यक्ति को महादेव के नाम से संबोधित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? शंकर, शिव, है कि नहीं? और उसी प्रकार जैसे पीतांबर क्या होता है? आप ही बताइए। पीतांबर जो होते हैं, पीतांबर ये कौन होते हैं? अब पीतांबर तो वही है गुण के ही आधार पे, जिसका शरीर ही पीला हो उसे क्या कहते हैं? पीतांबर कहते हैं। तो विशेषण रूप हो गया। तो विशेषण रूप होने के बावजूद यदि यहां पर लिख दिया जाए श्री कृष्ण, राम या नारायण, तो क्या होंगे? खास व्यक्ति के नाम बोल रहे हैं ना, खास व्यक्ति का नाम ही बहुव्रीहि है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुव्रीहि मतलब शारीरिक विकास के आधार पे नाम पर, जैसे लंबोदर। अब लंबोदर एक लंबे उदर है कि नहीं? जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। श्वेतांबर, जिसका अंबर मतलब शरीर श्वेत हो उसे श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर, जो जिसका शरीर ही आकाश हो, आकाश का मतलब अति होता है, क्या कहते हैं? जैसे अपना वस्त्र आकाश को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आकाश को, जिसे नग्न भी बोलते हैं। ठीक है? तो इसलिए बहुव्रीहि क्या है? एक शारीरिक विकास के आधार पर नाम है। जैसे अभी हम पूछ सकते हैं आपसे तिरंगा। अब तिरंगा जो है ये कौन सा मौसम है? आप देख रहे हैं 3 है, दशानंद है, पीतांबर है। ये तो तिरंगा क्या है? संख्यावाचक है ना। लेकिन संख्यावाचक होते हुए भी यदि हम यहां पर लिख दिए कि हमारे भारत की यदि ध्वज है, ये ध्वज, क्या हर 3 रंग की मिलकर क्या तिरंगा हो सकता है? नहीं होगा। ध्वज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ध्वज में क्या होते हैं? केसरिया होते हैं, श्वेत होती है और हरा होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से समझ में आया? तो ये हमारे बहुव्रीहि आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बाबू? बहुव्रीहि। जैसे आप देखिए नवरत्न वास्तव में 9 रत्नों के समूह होते हैं, 9 रत्नों के समूह। लेकिन नवरत्न एक नाम भी है। नवरत्न क्या है? एक नाम भी है, जो हर एक को नवरत्न नहीं कह सकते हैं ना।
नवरत्न के समूह को नवरत्न कह सकते, लेकिन नवरत्न एक खास नाम दे देगा यदि, क्या बोलते हैं नवरत्न को, क्या बोलते हैं, ठंडा तेल, या रहने दो, इसका कुछ नाम अलग से पता नहीं, लेकिन एक जड़ी बूटी के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन भी करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बहुव्रीहि किस रूप में है, सबका एक पर्सनल नाम दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू, पर्सनल नाम। अब उसी को हम बहुव्रीहि कहेंगे। जैसे ये पर्सनल नाम नहीं देता है। महात्मा क्या है, विशेषण है ना, कर्मधारय है। महात्मा किसी को हम कह सकते हैं, किसी एक को नहीं, है कि नहीं। जो आत्माओं में महान है, महापुरुष किसी को कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये महापुरुष हुए हमारे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कर्मधार कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन नाम किसी का धारण नहीं कर सकता। जो नाम पर्सनल हो गया उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से हमने क्या बताया, ये सारे संधि जाति जो हैं समास कहाँ आ रहे हैं, बहुव्रीहि समास में। इसलिए नाम जहां देगा वहां हम आंख बंद कर कहाँ मारेंगे, बहुव्रीहि समास में। कहाँ मारेंगे, बहुव्रीहि समास में। नहीं तो आप अपना विशेषण के हिसाब से कर्मधारय को देख लीजिएगा। विशेषण में संख्या आता है तो उसमें द्विगु देख लीजिएगा। संख्या में द्विगु, संख्या वाचक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। दोनों पद जिसमें प्रधान हो, जैसे रात दिन, ये तो भूलने वाला है ही नहीं, द्वंद्व समास है कि नहीं। द्वंद्व समास से आप यदि नहीं भूलते हैं तो द्विगु समास भी आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि द्वंद्व द्विगु में कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो द्वंद्व क्या है, दोनों पद की प्रधानता होती है, रात दिन या चावल दाल, भात चोखा, क्या इस प्रकार से। और ये अव्ययी भाव समास में क्या बोले थे, जिसका पहला पद अव्यय हो, जैसे उपनगर, नगर के समीप, नगर के पास जो होते हैं उसे उपनगर कहते हैं ना। अब ये नगर के पास जब है तो उपनगर है, क्या आपको नहीं पता चलेगा उपनगर किस कहीं आ रहा है। आप ही देखिए, यदि हमको नहीं पता है कि अव्ययी भाव समास कौन है, चलिए यहां देख रहे तत्पुरुष समास, क्या उप का नगर है, नहीं है ना। क्या कर्म के आधार पे नाम है, नगर कुछ कर्म है बता रहा है, नहीं बता रहा है। द्विगु समास, द्विगु मतलब संख्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब किसी का नाम है उपनगर, उपनगर किसी का नाम नहीं है, तो नगर के पास जो है वो आपको दिख रहा है अव्ययी भाव समास डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना, अव्ययी भाव समास दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका समास ही समाप्त होता है। एक और, हाँ एक और बच गया, जिसे कहते हैं न्यय समास। क्या कहते हैं, न्यय समास। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है, हमने 6 तो बता दिए, लेकिन एक जो आता है न्यय समास। न्यय समास की एक ही है मत कि जिसमें न लगा हो। जैसे इस समास को जैसे कहते हैं सत्य, जो सत्य नहीं है उसे क्या कहते हैं बाबू, असत्य, अर्थात विपरीत है ना, है कि नहीं। सत्य जो नहीं हो उसे क्या कहते हैं, नो सत्य तो असत्य, नो जय तो क्या हो गया, अजय, है कि नहीं। और इसी प्रकार से बताइए आप ही, जैसे नो मर्त, किसी क्या कहते हैं उसको, जो नहीं मरता उसे क्या कहते हैं जी, अमर, अमर नहीं हुआ। ये नहीं, अब इसमें समझ लीजिए, न्यय समास का पहचान एक ही है कि जिसके पहले अ लगा हो, जिसके पहले अ लगा हो। ठीक है, तो इसको न्यय समास का समझेंगे। ठीक है, आज इतना ही समाप्त हो रहा है। ठीक, तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।